नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज यूँ तो कई मुद्दे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का पहला लिटमस टेस्ट बिहार विधानसभा चुनाव के पहले होने जा रहा है और प्रशांत किशोर क्या इस लिटमस टेस्ट के लिए तैयार है? ये इतना बड़ा सवाल इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसके पहले इसी प्रकार के एक लिटमस टेस्ट में जब लिटमस टेस्ट नहीं माना जा रहा था, तब भी प्रशांत किशोर ने सबको चौंका दिया था। तो बात प्रशांत किशोर की भी करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पहले चर्चा हम इस बात की करेंगे कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, उस पर नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी की तरफ से गुलाम गौस जैसे नेता सीधे-सीधे जो बात कह रहे हैं, वो पार्टी के द्वारा संसद में ललन सिंह जो बात कह रहे थे उस लाइन के ठीक उलट है। आखिर जनता दल यूनाइटेड में चल क्या रहा है? और जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है, उसके बीच राज्यसभा के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? बिहार की पॉलिटिकल खिचड़ी किस प्रेशर कुकर में पक रही है? वो प्रेशर कुकर भगवा रंग का है या वो प्रेशर कुकर हरे रंग का है? इस पर लोगों की नजर बहुत बेसब्री से लगी हुई है। चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी ही बताएंगे कि किस प्रेशर कुकर में पक रही है। ऋषि जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताइए, आप तो खैर हॉकिंस या यूनाइटेड के प्रेशर कुकर में बना खाना खाते होंगे। लेकिन ये बताइए हमारे दर्शकों को, हो सकता है प्रेस्टीज में भी खाते हो, मैं किसी के ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहा या किसी दूसरे में भी, लेकिन हरे या भगवा रंग के प्रेशर कुकर में आप नहीं खाते होंगे। जनता दल यूनाइटेड में किस प्रेशर कुकर में बनी हुई खिचड़ी सर्व की जा रही है? हमारे दर्शकों को बताइए। कौन से प्रेशर कुकर की बनी हुई खिचड़ी? हरे रंग वाली या भगवा रंग वाली? क्योंकि वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या कोई दूसरे मुद्दे हो, नीतीश कुमार की लाइन क्लियर नहीं है। पार्टी जो भी नेता कुछ बोल रहे हैं, सब अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है अभिषेक जी, नीतीश कुमार इन दिनों पेश में है। नीतीश कुमार कंफर्ट नहीं है जी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कह रहा है। नीतीश कुमार का जो दिनचर्या है, नीतीश कुमार का जो मूवमेंट है, वो बता रहा है कि नीतीश कुमार जिस मिजाज, जिस बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं गुमसुम सा लग रहे हैं नीतीश कुमार, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिख रही है। जैसे वक्फ बोर्ड का ही मामला है। ठीक है, आप एनडीए के हिस्सा है, आपके सांसद केंद्र में मिनिस्टर है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर आपने बिल्कुल सही कहा। गुलाम गौस से लेके तमाम ऐसे जो मुस्लिम चेहरा है जेडीयू के, उन्होंने अपनी राय रख दी है। यानी जेडीयू में वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर दो फार है। नीतीश कुमार भी बेचैन है क्योंकि नीतीश कुमार का सामाजिक आधार, एक तरफ मुसलमानों का भी ठीक ठाक वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, वो भी तब जब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा रहे हैं। दूसरा जो बेचैनी, दूसरा जो परेशानी का सबब है प्रशांत किशोर का जो इमर्जिंग है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से पूरे पैन बिहार में अपना प्रभाव छोड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनके प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठा हो रहा है, वो उनका जो हमला है या तो राजद पे है या नीतीश कुमार पे है। तो प्रशांत किशोर के एक बड़े कद, धीरे धीरे उनका जो कद बनता जा रहा है, उससे भी नीतीश कुमार परेशान है। देख क्यों, आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि आप पूछिएगा, प्रशांत किशोर ने न तो अभी पार्टी बनाया है, न उम्मीदवारों की घोषणा की है, ना ऐसा कोई उनका। लेकिन प्रशांत किशोर का जो टारगेट है दलित, महादलित, ओबीसी और महिला वर्ग, आप समझ जाइए। यदि उन्होंने ये कह दिया है कि इस बार जो है अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देंगे, अधिक से अधिक दलित ओबीसी वर्ग को टिकट देंगे, अधिक से अधिक मुसलमान तबके से आने वाले युवाओं को टिकट देंगे। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसको नुकसान पहुंचाएगा? हम प्रशांत किशोर पर आएंगे। ऋषि जी, प्रशांत किशोर पर अगले सवाल पर मैं एक बात करके इस चीज को मैं बताता हूं। देखिए, 2020 में चिराग ऑपरेशन से, चिराग मॉडल से ऐसे ही नीतीश कुमार खाए बैठे थे। अब चिराग
मॉडल के बाद प्रशांत किशोर मॉडल 2025 में आने वाला है। तो कई ऐसे डेवलपमेंट है जिससे नीतीश कुमार बेचैन है। एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, कई ऐसे उनके जो मांगे थे जिसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। जैसे बिहार राज्य के विशेष दर्जा का मामला, हाँ आपने भारी भरकम पैकेज दे दिया, ठीक ठाक पैकेज दे दिया, भारी भरकम तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक पैकेज दे दिया, लेकिन जो उनके जो मांगे थी उसको आपने नहीं मांगा। रिजर्वेशन वाले में जो 65% उन्होंने कर दिया, उसको भी आप 9वीं अनुसूची में डाल देते तो आज कोर्ट में मामला नहीं जाता। तो नीतीश कुमार कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे बेचैन है, और जो ये चुप्पी है उसका यही कारण है। जी कुछ सवाल कर रहे थे आप, बोलिए। जी, सवाल ये कर रहे थे कि आज ललन सिंह पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंच के उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी में होने के बावजूद, बहुत सारे लोग राजद पर बोलने से बचते हैं, ललन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि तेजस्वी यादव की कुंडली में वो नहीं लिखा है जो वो बनना चाहते हैं। उनका इशारा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर था, जबकि यही ललन सिंह, जब राजद और जदयू की गठबंधन सरकार होती है तो पूरी तरह से उधर झुके हुए बताए जाते हैं। कितने झुके रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारी बातें होती है। क्या कारण है इस यू टर्न का? पार्टी का यू टर्न हुआ तो ललन सिंह का भी साथ साथ यू टर्न हुआ, या कोई और कारण है? ललन सिंह की इस बयान के पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। यदि आज नीतीश कुमार ये मंशा बना ले या ये ठान ले कि आज अब हमको अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है या बीजेपी को साथ में नहीं रखना है, तो ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं रहता है। और जब आप गठबंधन में है, किसी गठबंधन में है, तो इस प्रकार के बयान आपको आते आते दिखेंगे। अभी ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड वाले मामले में क्या कहा, लेकिन पार्टी में इस मामले को लेकर गतिरोध है। तो ऐसे बयान ललन सिंह देते रहते हैं। हालांकि उन पे ये आरोप भी पहले लगाता है कि लालू परिवार के काफी करीब रहे। हो सकता है जो ये दाग लगा, उन पे जो धब्बा लगा, उसको कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीतिक हालात में वो तो धोना चाह रहे होंगे। लेकिन यदि नीतीश कुमार ने किसी चीज को लेकर ठान ली है तो ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं रहता है। जी। इतने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों बिहार में आज हुए हैं? कमिश्नर से लेकर बिजली विभाग और दूसरे विभागों में धड़ाधड़ अचानक इस ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे क्या लगता है आपको? अब एक तो यदि पंकज पाल को लेकर यदि आपका सवाल है, पंकज पाल को ऊर्जा विभाग का दायित्व मिला है। हाँ, तो संजीव हंस को पदमुक्त कर दिया गया था। तो किसी न किसी आईएएस को वहां पे मतलब किसी न किसी आईएएस को वहां पे जिम्मेवारी देना था। तो पंकज पाल पहले ग्रामीण कार्य के सेक्रेटरी थे, अब ऊर्जा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग तो होती रहती है। ट्रांसफर पोस्टिंग से आप किसी चीज को जोड़ के नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन दिनों नीतीश कुमार कंफर्ट पोजीशन में नहीं है, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। जिस खुले दिल से वो बीजेपी में आए थे, बिना शर्तों के साथ बीजेपी के साथ आए थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से उस समय ठान लिया था कि अब राजनीति की जो अंतिम जो पारी है या ये पड़ाव है, अब बीजेपी के साथ ही रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी हर उनके मांगों को एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से दरकिनार करती हुई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बेचैन है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से हमले बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से टीम बनाते हुए दिख रहे हैं, एक मजबूत पार्टी बनाते हुए दिख रहे हैं, उससे भी नीतीश कुमार परेशान है। तो कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे नीतीश कुमार का अंदाज आपको देखने को मिलता होगा। आप जैसे आज ही देखिए, आज जो आए थे नीतीश कुमार हम चुपचाप। ऋषि जी, इस मैं एक बात कहता हूँ, उसके बाद मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जनरली बाहर आते थे तो वो मीडिया से जरूर बात करते थे, आपने देखा होगा। और हंसी मजाक में हम हल्के फुल्के अंदाज में जरूर जवाब देते थे। आप लोग सब जानते ही हैं, हमको तो पता नहीं था। लेकिन इन दिनों आप देखिए मीडिया से बात करने से बचते हैं। और कल ही आपने संजय झा का बयान आपने देखा, उसको डिकोड कीजिए। ऐसे ही बयान संजय झा ने नहीं दिया है जी। जो देखिए, खबर वो होते हैं जो दिखाए नहीं जाते हैं। खबर जो दिखाए जाते हैं वो खबर नहीं होता असल में। जी,
संजय झा का जो बयान आया है अभिषेक जी कि जो क्रीमी लेयर और जो SC/ST रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण को लेकर, वो यूं ही नहीं है, बिल्कुल मतांतर है। मतलब एनडीए में इसको लेकर जेडीयू का कुछ और स्टैंड है, बीजेपी का कुछ और स्टैंड है। संजय झा इसको लेकर कहते हैं 2007 में नीतीश कुमार ने इसको लागू कर दिया था। नरेंद्र मोदी उधर जो प्रतिबंध, हाँ जी जी जी, मतलब महादलित मतलब रिजर्वेशन वाला मुद्दा नहीं, लेकिन एक वर्गीकरण तो बिहार में शुरुआत तो वो नीतीश कुमार ने ही किया। उस वर्गीकरण से कई राजनेता हैं बिल्कुल साइडलाइन हो गए। रामविलास पासवान चुनाव तक हार गए थे। तो ये आप समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में क्या वाकई बदलाव हो रहा है? चर्चा तो चल रही है कि भूजा पार्टी के लोग अब धीरे धीरे भूजा पार्टी से हटाए जा रहे हैं और नई एंट्री हो रही है। देखिए, दर्शकों को बता दें कि भूजा बिहार का एक शाम में खाया जाने वाला बहुत ही हेल्दी और ऑर्गेनिक स्नैक्स माना जाता है, जो बंगाल में आमतौर पर झाल मुड़ी जिसे लोग कहते हैं उससे मिलता जुलता होता है। चना चूड़ा इन सब को बिना तेल के फ्राई करके बनता है, हल्का प्याज वगैरह उसमें लोग डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और बेहतरीन होता है जी। देखिए अभिषेक जी, वर्तमान में नीतीश के पॉलिटिकल किचन कैबिनेट में, मैं फिर से सब दोहरा दूं, पॉलिटिकल किचन कैबिनेट में सबसे ज्यादा अभी कोई प्रभावी है तो वो मनीष वर्मा है। आप मनीष वर्मा के घर पे जाएं, शायद ये हनुमान मंदिर के आसपास बेली रोड में शायद भी उनको बंगला आवंटित किया गया है, यदि मैं सही हूं तो, और उनके बंगला पे जाइए, विधायक छोड़ दीजिए, मंत्रियों का लाइन लगा रहता है। अब सभी जो हैं, विजय चौधरी, ललन सिंह, तमाम, संजय झा, ये इनके यहाँ अब माथा नहीं टेका जा रहा है। अब जब माथा और चढ़ाना जो है, मतलब बिहार की भाषा में कहें, मनीष वर्मा के दरबार में अब दरबार लग रहे हैं। तो भूजा पार्टी को एक तरह से कहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पार्टी के जो तमाम जो भूजा पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन वर्तमान हालात में, वर्तमान दिनों में मनीष वर्मा इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। और कोई भी काम हो रहा है, या तो एक जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम हो रहा है, वो एक जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, दीपक बाबू, उनके थ्रू होता है, या पॉलिटिकल या संगठन का जो भी काम हो रहा है वो मनीष वर्मा के थ्रू हो रहा है। तो भूजा पार्टी को कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। और कल देख लीजिए, कल मैंने एक ट्वीट किया था और आपने भी शायद रीट्वीट किया था उसको। एक नए चेहरा का जेडीयू में एंट्री हो रही है, संभावना है कि वही राज्यसभा जाएंगे, रोहित राज समथिंग ऐसा कुछ नाम है। पता करने की कोशिश की। देखिए, जो पहली बात तो ये कि जो एनआर फॉर्म खरीदता है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कैंडिडेट ही होगा, वो कोई भी जाकर के खरीद सकता है विधानसभा सचिवालय से। पहली देखिए खबर है कि रोहित राज है कौन। कुछ लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के दोस्त हैं। कई लोग कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, कि नीतीश कुमार के साथ पुराने बॉडीगार्ड जो हुआ करते थे अब रिटायर्ड है, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में अब भी है। बेहद विश्वस्त है, यूं कहे कि सबसे ज्यादा विश्वस्त है हरेंद्र सिंह। मैं नहीं जानता कि हरेंद्र सिंह के बेटे का नाम वाकई रोहित राज है या नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि रोहित राज नाम है उनका। देखिए सबसे पहले न्यूज, रोहित राज नाम का मिस्ट्री कब सुलझेगी पता नहीं चल रहा है। मैं दर्शकों से कहूंगा, एक हफ्ता पहले जब किसी भी यूट्यूब चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इस चीज को खबर ब्रेक नहीं किया था, मैंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि मनीष वर्मा के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके पुत्र निशांत कुमार के करीबी मित्र हैं, उनका नाम भी चल रहा है राज्यसभा के लिए। यदि न्यूज लॉन्चर के दर्शक, नियमित जो दर्शक होंगे, वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे। मैंने एक हफ्ता पहले ही कहा था कि कोई निशांत कुमार के जो करीबी हैं उनका भी राज्यसभा के लिए नाम चल रहा है, और नॉमिनेशन फॉर्म खरीदना वो भी निशांत का मित्र, निशांत के किसी मित्र का मित्र। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं है, खबर में दम है। खैर वो तो एक दो हो सकता है कि ये मतलब एक गॉसिप भी हो।
जी पॉलिटिकल देखिए, गॉसिप कुछ भी दिन हो, में उसका लेकिन एक पटाक्षेप हो खबर जाएगा। तेजस्वी जी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कुछ दिन बाद उनकी यात्रा शुरू होगी, लेकिन अभी तेजस्वी यादव पटना में सक्रिय होने के पहले जो वार्म अप किया जाता है, कहा जा रहा है वार्म अप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सक्रियता तेजस्वी यादव की बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पॉलिटिकल फॉर्चून बदल पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक तो प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, अगर दक्षिण पश्चिम बिहार को छोड़ दे तो। देखिए अभिषेक जी, एक बात जान जाइए, 2025 का चुनाव यदि 2024 में नहीं होता है, मान लीजिए, जैसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले चुनाव हो सकती है, और नीतीश कुमार ये चाहते भी हैं। नीतीश कुमार की एक नाराजगी इस बात से भी है कि वो चाह रहे थे पूर्व में चुनाव हो जाए, शेड्यूल टाइम से पूर्व में चुनाव हो, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। एक नाराजगी का कारण ये भी है, नीतीश कुमार के नाराजगी के कारण ये भी है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते थे, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। जी लेकिन आपके सवाल पे आ रहा हूं, 2025 का चुनाव न नीतीश कुमार के लिए आसान होने जा रहा है, न तेजस्वी यादव के लिए आसान होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, जब ये 70-80 मुसलमानों को टिकट देंगे प्रशांत किशोर, तब क्या स्थिति होगी? एमओआई समीकरण दरकेगा कि नहीं दरकेगा? स्प्लिट वोट होगा कि नहीं होगा? जहां क्लोज फाइट होंगे एनडीए और ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में, और प्रशांत किशोर का उम्मीदवार यदि वहां मुसलमान है और 10-15 हजार का भी इधर उधर कर दिया, तब तेजस्वी यादव कहां जाएंगे? नहीं, ये सवाल तो जहां महत्वपूर्ण है, ईबीसी लेकिन जहां इससे कहीं ईबीसी बड़ा निकलता सुनिए, है ना। जहां ईबीसी महादलित जहां ईबीसी या महादलित वर्ग की किसी महिला को यदि प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया, वहां नीतीश कुमार का महादलित महिला कार्ड कहां जाएगा? तो इस बार का जो चुनाव जो है आसान नहीं है। और देखिए प्रशांत किशोर जो है बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, अभी उनका परीक्षा होना बाकी है कि चुनाव लड़वाना और लड़ने में बड़ा अंतर महत्वपूर्ण होता है। सवाल आपने उठाया ऋषि जी, बहुत महत्वपूर्ण जी सवाल है। यही एक सवाल निकलता है कि प्रशांत किशोर, जो परीक्षा होने की बात आप कर रहे हैं, एक परीक्षा प्रशांत किशोर ने दी थी, एक निर्दलीय उम्मीदवार का सारण शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने समर्थन कर दिया था, शिक्षक या स्नातक में, शायद शिक्षक में उन्होंने वो कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था, और वो निर्दलीय एनडीए इंडिया दोनों को हराकर जीत गए थे। और जिस वक्त ये चुनाव हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ही थे और एनडीए इंडिया दोनों को हरा दिया था। आज की तारीख में एक बार फिर तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव आ गया। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने से सीट खाली हुई है और उस पर जदयू ने अपने प्रवक्ता अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। आज राजद ने गोपी किशन को उम्मीदवार बना दिया है। तो विधानसभा चुनाव के पहले, चूंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, ग्रेजुएट लोग, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की बातों से पढ़े लिखे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो काम उन्होंने सारण स्नातक सीट पर किया था, सॉरी सारण शिक्षक सीट पर जो किया था, क्या वो तिरहुत स्नातक सीट पर वो कर पाएंगे ऋषि जी? देखिए चर्चा, देखिए दोनों जो क्या वो मेन चुनाव पॉलिटिकल लड़ाएंगे? पार्टी हैं। देखिए पहले मैं आपके सवालों पे आता हूँ। देखिए अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और जो उनकी उम्मीदवारी में मैं समझता हूँ देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा रोल है, क्योंकि वो सीट उनके सांसद बनने से वो सीट खाली हुई है। और देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक को लेकर पूरे तिरहुत में घूम भी रहे हैं। और अभिषेक जो है शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, अच्छे जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं, हमारे साथ कई बार टीवी डिबेट में हमारे छोटे भाई जैसे हैं। लेकिन इस चुनाव में धनबल का बड़ा प्रयोग होता है। अभिषेक झा को देवेश चंद्र ठाकुर से आर्थिक रूप से कितना मदद मिलता है, कितना आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पाते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि मामला करोड़ों में ही जाता है, ये लाखों का मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है। अब देवेश चंद्र ठाकुर कितना अभिषेक झा पे अभिषेक झा पे दाव लगाते हैं, ये देखना होगा। अब राजद ने गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया है, और मैं तिरहुत का रहने वाला हूं, मैं जानता भी नहीं हूँ गोपी किशन कौन है। एक डॉक्टर हैं जो पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह और स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के दामाद हैं राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह के पुत्र डॉक्टर हैं शहर के, उनका शहर में एक बड़ा लेबोरेटरी भी है और एसकेएमसीएच में डॉक्टर भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि प्रशांत, चर्चा है, देखिए कंफर्म खबर नहीं बता रहा हूं, चर्चा है कि प्रशांत किशोर
किसी शिक्षक संघ के किसी नेता को उतारने जा रहे हैं मैदान में। स्नातक सीट से, ग्रेजुएट सीट से शिक्षक संघ का नेता। जी 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 जी। और वो शिक्षक संघ का नेता, शिक्षक संघ का नेता वो ऐसा नेता है, कोई ब्रजवासी करके हैं, यदि मैं कंफर्म नाम पूरा मुझे याद नहीं है, ब्रजवासी करके हैं। उन्होंने शिक्षकों के मांग के लिए, शिक्षकों के मांगों के लिए उन्होंने अपने नौकरी तक पर दाव लगा दिया। के पाठक ने उनको शायद सस्पेंड या डिसमिस कर दिया था जी। के पाठक के रिजिम पे उन पे कार्रवाई हुई थी। स्नातक चुनाव की चर्चा हो रही है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी की। मैं बता दूं, नया नया मैं ग्रेजुएट हुआ था और वोटर लिस्ट में नाम लिखवा दिया लोगों ने, आप भी वोटर बन जाइए, मैं भी बन गया। जब वोटर बन गया, स्वाभाविक है कि आज से 8-10 साल पहले आदमी के अंदर जो है कुछ और ज्यादा एग्रेशन होगा। जब नया नया आदमी ग्रेजुएट करके आता है तो एग्रेशन ज्यादा होता है। वहां एक प्रत्याशी महोदय पहुंच गए थे। उस दौर में मुझे याद है कि 1500 रुपए, नाम नहीं लूंगा, 1500 रुपए का ऑफर लेकर मेरे सामने पहुंच गए थे कि 1500 रुपए ले लीजिए, एक वोट आपका है, आप वोट कल आकर के दे दीजिएगा। आप जानते ही है कि भाषा शैली थोड़ी सी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और कॉलेज से निकलता है उसकी कैसे होती है। मैंने कहा कि जूता निकाले पहले आपका पैसा उठाने के पहले, कि या दूसरा कुछ निकाले, ये बताइए कि आप यहाँ से जाते हैं कि जूता निकाले अभी। मैंने इस तरह से कह दिया था एक कैंडिडेट को, क्योंकि वो पैसे ऑफर कर रहे थे। और ये बात सभी जानते हैं कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में वोट की कीमत तय होती है एक एक वोटर की। आपको पता है कि किस ढंग से दिया जाता है। मैंने अपने साथ जो हुआ था वो घटना मैं बता रहा हूँ। आज की तारीख में मैं अगर आज कोई ऑफर करने आता तो उसको मैं, क्योंकि उस वक्त की बिल्कुल तुलना में ये होना चाहिए। स्वाभाविक है कि देखिए, एक दशक आप में आदमी की मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। उस वक्त की किसी तुलना नेता, में आज थोड़ा आदमी उस ढंग से नहीं सोचता। जी। किसी तो नेता ये की होता इतनी है। औकात, किसी नेता की इतनी औकात नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मत जो है खरीद सके। लेकिन जी। इसमें जनता भी दोषी है। अभिषेक जी जैसे लोग बहुत कम है, पैसों के बल पे, पैसों के दम पे मतों को खरीदा जाता है, खासकर वही इस मैं कह चुनाव रहा में। हूँ कि आज की नौबत होती तो मैं विनम्रता से मना करता। हाँ, वो था तो कि मैं आदमी मैं कॉलेज गोइंग मैं वही स्टूडेंट कह था, रहा हूँ। तो उस वक्त आदमी जूते से मना किया। मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। तो तिरहुत में 2-3 शिक्षक संघ के नेता हैं, उनका भी नाम चल रहा है, जिसमें ब्रजवासी हैं, अन्य एक दो और महत्वपूर्ण लोग हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उनमें से किसी एक पे प्रशांत किशोर दाव लगा सकते हैं। और मुझे लगता है यदि शिक्षक समाज से किसी व्यक्ति को यदि प्रशांत किशोर उम्मीदवार बनाते हैं तो उनका बेहतर चांस हो सकता है, क्योंकि शिक्षक ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं। और शिक्षक संघ के जो नेता हैं, खासकर ब्रजवासी जैसे लोग, उन्होंने काफी संघर्ष किया है शिक्षकों के लिए, तो उनका चांस अच्छा हो सकता है, उज्जवल हो सकता है। हालांकि अभिषेक झा भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, मृदुभाषी हैं, यंग हैं, काम करने की उसमें जज्बा भी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, इसमें धन बल का खेल होता है। जितना जो धन खर्च करेगा उतना ही मन से लोग वोट करेंगे। जी। आखिरी सवाल ऋषि जी हम आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद, पोस्ट नीतीश कुमार, ये साफ दिख रहा है कि बिहार में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्यूम भरने की कोशिश में वैसे पगड़ी वाले सम्राट चौधरी जी भी थे, लेकिन वो वैक्यूम बनने के पहले ही वो बाहर हो गए रेस से। क्या आपको लगता है कि इन तीनों में कोई भी नीतीश कुमार के करीब, मतलब आप कुछ भी कहें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उन्हें लोग, आज इन तीनों में से किसी को लोग मुख्यमंत्री पद का बहुत सीरियस कंटेंडर नहीं मानते, चाहे तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो। लेकिन ये बात आप लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह सकते। लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे तब वो विपक्ष के नेता थे और उन्हें एक सीरियस कंटेंडर माना जाता था। भले ही बातचीत में वो सीरियस नहीं रहते थे, हंसी मजाक करते थे। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री जब तक नहीं बने थे, बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, उनकी एक अपनी छाप थी। लोग उन्हें एक सीरियस नेता और गंभीर दावेदार के तौर पर देखते थे। अब क्या लगता है कि पोस्ट नीतीश कुमार वाकई एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, या ये तीनों, या तीनों में से कोई, या कोई ऐसा नेता अचानक उभर के आ जाएगा जो बिहार में नीतीश कुमार की तरह ही वो भी 20 साल 25 साल राज करने की सोचेगा? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए
कहा नहीं जा सकता। मैं आपका थोड़ा समय लूंगा। जिस चंद्रशेखर, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, पूरा कहानी आपको मालूम है। फिर वही चंद्रशेखर साहब ने सुबोध कांत सहाय के कहने पे लालू को रिप्लेस करने का प्रयास किया, और इसका भनक किसी मंत्री ने या विधायक ने, शायद मैं सब लालू यादव के सामने भंडा फोड़ दिया कि सुबोध कांत सहाय और चंद्रशेखर साहब मिलके, क्योंकि सुबोध कांत सहाय लालू यादव को देखना नहीं चाहते थे, और सुबोध कांत सहाय उस समय गृह राज्य मंत्री थे चंद्रशेखर जी के कैबिनेट में। तो समझ सकते हैं, जिस चंद्रशेखर साहब ने लालू को मुख्यमंत्री बनाया, सुबोध कांत सहाय के कहने पे उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया, उससे पहले भंडा फोड़ हो गया। और आपको याद होगा उसके बाद जेम्बो कैबिनेट, मतलब 70 से अधिक मंत्रियों को शपथ दिला दिया गया था संयुक्त बिहार झारखंड में। उस समय हम लोग 1.5-2 साल के रहे होंगे, हम लोग को क्या मालूम। हाँ, चर्चाएं सुनी। नहीं चर्चा, और उसी में आपके एरिया से आने वाले ब्रज बिहारी प्रसाद को मंत्री बनाया गया था। जी हाँ, तो देखिए हुए, ये बात तो है कि पहली बार वो ग्रामीण विकास के उप तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है जी। कब नीतीश कुमार, आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, कल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाए, और आपके भाषा में कहें तो विपक्ष अदला बदली करवा दे। तो राजनीति में कब क्या हो जाए अभिषेक जी कहना मुश्किल है। कौन किसके साथ है, कौन किसका गला काट देगा, कौन किसको माला पहनाएगा। माला भी पहना रहे हैं, पीछे से छुरा भी भोंक रहे हैं। बीपी सिंह को राजीव गांधी ने क्या नहीं दिया, वही बीपी सिंह ने बोफोर्स का आरोप लगाया। एक पर्ची लेके चलते थे, जैसे कभी कभी मैं भी डिबेट में रखता हूँ, जब ये गोदी में ये मैं रहता हूँ मैं चैनल पे, तो एक कोई, मैं थोड़ा दर्शकों को हंसाने के लिए कहता हूँ, मेरे पास ऐसे लिस्ट होता था, लिस्ट नहीं होता था, मैं सही बताऊं खाली पेपर होता था। मेरे साथ एक बार एक कोई सेना के एक्सपर्ट थे, वो सरकार के मतलब डिफेंस एक्सपर्ट न बन के सरकार के पक्षकार बन रहे थे। मैंने कहा है मेरे पास लिस्ट है राज्यपाल का, आपका नाम नहीं है, न गवर्नर में है, न राज्यसभा में है, और मेहनत कीजिए, थोड़ा और आवाज तेज कीजिए। वही स्थिति है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए अभिषेक जी कहना मुश्किल है। चलिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन जी कुछ कह रहे हैं बीपी सिंह, मैं भूल गया। बीपी सिंह ऐसे ही, जैसे मैं डिबेट में कोई लेकर चलता हूँ, बीपी सिंह ऐसे ही सादा कागज लेकर चलते थे, कहते थे कि पूरा लिस्ट है हमारे पास, किस प्रकार से राजीव गांधी के राजनीति को बर्बाद कर दिया गया। तो राजनीति में कब क्या किसके साथ हो जाए। और मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, राजीव गांधी की जो निर्मम हत्या हुई, देश के लिए शहीद हुए, कहीं ना कहीं देश को वो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें थी। राजनीति में आपने किया, देश के लिए निश्चित तौर पर एक त्रासदी थी देश के लिए। और आज की तारीख में बिहार में राजनीति में जिस तरह का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के बारे में एक बात तो तय है कि 2024-25 में जब भी चुनाव हो, नीतीश कुमार की सरकार या तो जा सकती है या बच गई। अगर वापस नीतीश कुमार आ भी गए तो ये 5 साल उनका अंतिम कार्यकाल होगा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, या फिर यही अंतिम कार्यकाल हो सकता है। जी ऋषि जी, अभिषेक जी 2 सेकंड लूंगा। देखिए एक बात देख लीजिए, प्रशांत किशोर का जो एग्रेसिव अप्रोच है नीतीश कुमार और आरजेडी के तरफ है, बीजेपी के तरफ क्यों नहीं है। बीजेपी के तरफ वो बहुत कम हमलावर होते हैं। ऋषि जी, मुझे जो लगता है कि आरजेडी और जेडीयू को जितना प्रशांत किशोर अपने निशाने पर लेते हैं, बीजेपी का वोटर उनसे उतना ज्यादा खुश होता है, और बीजेपी का वोटर जितना प्रशांत किशोर से खुश होगा, बीजेपी के वोट को उतना ज्यादा वह स्प्लिट करेगा। जी बिल्कुल सही कहा, ये इस बात से सहमत हूं मैं जी। ये मुझे लग रहा है कि हाँ, बीजेपी के वोट को अगर वो स्प्लिट करेगा तो जेडीयू वाली सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी की सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। अल्पसंख्यक में, दलित में, महादलित में, अति पिछड़ा में टिकट देने के बावजूद वो कितना वोट ले पाएंगे, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। जब बीमा भारती लोकसभा चुनाव में कुल जमा 28%, 28,000 वोट पर सिमट सकती है, उससे ज्यादा वो विधानसभा के बाई इलेक्शन में वोट लाती है, जहां वो तीसरे नंबर पर थी, तब भी लोकसभा से ज्यादा वोट लाती है। 6 सीटों को मिलाकर जितना नहीं ला उतना एक सीट पर लाती है। तो अति एक बात आप समझ लीजिए, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीत
पाएंगे तो चुनाव का समीकरण बिगाड़ तो देंगे, खेल तो बिगाड़ देंगे। कम से कम 10,000 15,000 वोट लिया है तो खेल तो बिगाड़ देंगे। एक बात तो ऋषि जी, क्योंकि मैं होस्ट हूँ, गेस्ट की भूमिका में आप है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की हर विधानसभा सीटों पर 10,000 वोट लाने लायक अपनी हैसियत तो बना ली है। इस बात से कोई इनकार बिल्कुल नहीं कर सकता कि 10,000 वोट लाने, हो सकता है कि 5,000 वोट जिस कैंडिडेट के पास अपने हो, 5, 7, 10,000, वैसे 243 कैंडिडेट उन्हें मिल भी जाए तो कुल जमा 15-16,000 वोट ऑन एन एवरेज वो हर विधानसभा सीट में लेकर आ जाएंगे। इस बात की गुंजाइश तो बनती दिख रही है, लेकिन नतीजा उतने से नहीं होता, बल्कि उस नतीजे के पहले जो तिरहुत स्नातक सीट का उपचुनाव है, वहां प्रशांत किशोर किसका समर्थन करते हैं। वहां सारण सीट वाली जो उन्होंने पश्चिम चंपारण से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को अपना समर्थन देकर जिता लिया था, क्या उस प्रकार से वो जिता पाने में कामयाब यदि हो गए, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो उपचुनाव है इसमें जिता पाने की स्थिति में आ गए, तो वाकई प्रशांत किशोर के मैजिक पर हम सब लोगों को एतबार करना पड़ेगा। ऋषि जी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, तिरहुत है, तिरहुत के घन चक्कर में बहुत लोग आकर फंस जाते हैं। यहाँ किसी का निकलना आसान होता नहीं, कई लोग आए, कई लोग फंसे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस तिरहुत ने बाहर से आने वाले आचार्य जेबी कृपलानी और जॉर्ज फर्नांडिस को भी तहे दिल से स्वीकार किया है। प्रशांत किशोर की रणनीतियों को कितना स्वीकार करेंगे, नीतीश कुमार को कितना स्वीकार करेंगे, और तेजस्वी यादव को कितना, गोपी कृष्ण और अभिषेक झा को कितना स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।